तो क्या वो रियल स्टूडेंट है जो पुलिस से पथराव कर रहा है? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक जवाब की है। ये प्रोटेस्ट छात्रों का प्रोटेस्ट है, किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था ही नहीं कभी से, ये है ना। अब उसको पॉलिटिकल बनाना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट की बात, जब कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। देश में आज भी 60-70% लोग गाँव में रहते हैं। अभी भी बहुत बहुत बुरी स्थिति है। मैं कम्युनिटीज़ में जाता हूँ, स्लम एरियाज़ में, आदिवासियों के साथ अलग अलग जगह जाता हूँ। कि हम जैसे गवर्नमेंट पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आप हमारे एग्जाम्स बहुत फेयरली कराओ, बट उसके बाद ये सारे मुद्दे उठते हैं तो हम बच्चों का भी बल और जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। रिप्रोडक्टिव चैप्टर के बारे में ऐसे उसको अभी भी ट्रीट किया जाता है जैसे वो पता नहीं क्या है। अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़्यादा कम है। हम बच्चों को क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आप हमें विश्वास दिलाओ कि भाई हम आपका पेपर बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरा और बहुत सही ढंग से पेपर कराएंगे, तो भाई हमारा भी मन करेगा कि भाई हम अपना पूरा बेस्ट दें। तुम नहीं चार अगर कोई माने, मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का द जेनजी शो। और जब बात होती है जेनजी की, युवाओं की, तो सबसे पहले बात होती है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। इस समय जो भारत का युवा है, जो जेनजी है, वो शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखता है, वो स्वास्थ्य को कैसे देखता है, वो रोजगार को कैसे देखता है। हमारे साथ हमारे आज के पैनल में द जेनजी शो में मौजूद हैं अक्षय तिवारी, जो कि एजुकेशन को लेकर काम करते हैं, दिव्यांश भारद्वाज, जो कि एजुकेशन को लेकर लिखते हैं, समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं उन पर लिखते हैं। हमारे साथ अदिति यादव मौजूद हैं, हमारे साथ इन हाउस जागृति मौजूद हैं और हमारे साथ रिया मौजूद हैं इन हाउस अमर उजाला की तरफ से। और शुरुआत करते हैं अक्षय आपसे। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखते हो आप? शिक्षा व्यवस्था को मैं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि शिक्षा हम लेते क्यों हैं, है ना। तो शिक्षा का मकसद मुझे लगता है जॉब पाना तो नहीं होता केवल, क्योंकि पहले जॉब्स नहीं होती थी तब भी शिक्षा ज़रूरी थी। गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, उस समय जॉब्स नहीं होती थी, कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं थी। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन यापन सही से कर सकें, आप समाज में एक दूसरे के साथ रह सकें प्रेम भाव से, या एक जो भी इक्वेशन है उनको मैनेज कर पाएँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और ड्यूटी समझ सकें देश के लिए और समाज के लिए। तो मुझे लगता है करेंटली अब बहुत टाइम से शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव हो भी रहे हैं। सरकार और लगातार लोग, एनजीओज, रिसर्चेस के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की जाए, मे बी सोशल इमोशनल लर्निंग को इंक्लूड किया जाए, जिससे कि जो शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए ना हो के जो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो मिल पाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, और उसके लिए हमें लगातार ऐसे डिस्कशन करेंगे हम, तभी शायद बातें निकल के आएंगी, यही मैं सोचता हूँ। अदिति, आप एजुकेशन को लेके सोचते भी हो, काम भी करते हो और साथ साथ आप स्टूडेंट भी हो, तो आप बहुत बेहतर तरीके से वर्तमान परिदृश्य को समझ सकते हो, शिक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। क्या कुछ आपको लगता है कि सुधार हो सकता है शिक्षा व्यवस्था में एक स्टूडेंट के नाते? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी अमर उजाला का कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन सच अ बिग गुड टॉपिक। तो अब एज अ स्टूडेंट, अब मेरे को पता है, अभी मैं करेंटली अपनी पढ़ाई कर ही रही हूँ और मैंने देखा भी है, लाइक आई वॉज अ नीट स्टूडेंट इन 2024 एंड उस टाइम पे मैंने अपना नीट एग्ज़ाम दिया एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट उस टाइम पेपर लीक हो गया था। अब हम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पे प्रेशर है, तो मैं तो यही चाहूँगी ना कि जो गवर्नमेंट है वो हमें अकाउंटेबिलिटी दे कि ठीक है तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ आप पढ़ो, अपने एग्जाम्स क्लियर करो और आप एडमिशन लो। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मतलब पेपर लीक हुआ और इतने फ्लक्चुएशंस हो गई थी एग्ज़ाम्स में, मार्क्स में, तो जिसकी वजह से आई कुडंट टेक दी एडमिशन। अब मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे गवर्नमेंट पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि आप हमारे एग्जाम्स बहुत फेयरली कराओ, बट उसके बाद ये सारे मुद्दे उठते हैं तो हम बच्चों का भी बल और जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। तो अब काफ़ी चीज़ें जो उन्हें सुधारनी चाहिए। तो अभी थैंक यू। दिव्यांश, आप लिखते हो समाज के ऊपर, तमाम लेख आपके हैं, किताब आपकी है लिखी हुई। वर्तमान में जिस तरह का परिदृश्य बना हुआ है शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ
सुधार आप चाहते हैं एक युवा होने के नाते, एक जेनजी होने के नाते? शिक्षा व्यवस्था जैसी पहले चलती आ रही थी, क्या वैसी ही अब चल रही है, या ऐसी ही चलनी चाहिए या उसमें सुधार होने चाहिए? शिक्षा व्यवस्था जैसा कि अक्षय ने बोला कि शिक्षा पाने का उद्देश्य क्या होता है, तो एक अगर हम भारतीय समाज की बात करें, भारतीय समाज पहले आज़ादी के बाद हमें ज़रूरत थी कि हमें बेसिक शिक्षा मिले सबको। हमने कहा कि सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी कम से कम 14 साल तक के बच्चों को। संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया। 2020 तक आते आते हमें लगा कि जो शिक्षा प्रणाली चलती आ रही है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए। साथ ही साथ हमने ये लक्ष्य बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को विद्यालयों तक पहुंचाया जाए। अब मुझे ऐसा लगता है, खैर मेरी स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी थी 2018 में और कॉलेज भी 2021 में ख़त्म हो गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि संख्या तो पहुंच चुकी है स्कूलों तक, छात्रों की, विद्यार्थियों की, लेकिन उस संख्या को शिक्षित करने वाले शिक्षक अभी भी कम है और विद्यालय अभी भी कम है। कई सारे सरकारी विद्यालय पिछले दिनों काफ़ी सुनने में आया कि बंद भी करा दिए गए। तो शिक्षा अभी भी भारत की वो स्थिति है कि हमें अभी भी मुफ्त शिक्षा चाहिए। विद्यार्थियों को हमने स्कूल पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं कि उस शिक्षा में गुणवत्ता की ज़रूरत है आज के दौर पे, तो उस गुणवत्ता पे काम करने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। रिया, आप किस तरह से देखते हो शिक्षा व्यवस्था को एक जेनजी होने के नाते? और जैसा अक्षय ने कहा, दिव्यांश ने कहा, अदिति ने कहा, कितना सहमत है आप इन लोगों की बात से कि शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए और उसे बेहतर करने के लिए? मुझे लगता है कि स्किल्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल बेसिस पे ही होती है। जैसे मैंने जर्नलिज्म किया तो सारी चीज़ें क्लासरूम में ही बैठ के वो बोलते थे कर लेने के लिए, जबकि उसमें सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। और मैंने ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट से किया, मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से जर्नलिज्म किया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो जर्नलिज्म एक्चुअल है वो तो ये करा ही नहीं रहे, ये तो बस थ्योरीज बता रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि थ्योरीज जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब तक आप उसको प्रैक्टिकल बेस्ड पे नहीं करोगे वो चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारी, और अभी भी बहुत सारे चीज़ों का तब्बू है। स्कूल्स में आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव चैप्टर के बारे में ऐसे उसको अभी भी ट्रीट किया जाता है जैसे वो पता नहीं क्या है। अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़्यादा कम है। अगर मैं एम्स की बात करूँ, भोपाल का जो एम्स है, जैसे मैं भोपाल में रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर आप लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लो, ऑनलाइन स्लॉट सेलेक्ट कर लो। बट आधे से अधिक लोगों को ये पता ही नहीं होता। जो वहाँ पे इलाज करवाने आ रहे हैं, जो आसपास के एरिया के लोग, उनको पता ही नहीं है। डिजिटल लिटरेसी इतनी कम है उनकी, फ़ोन से भी वो ये चीज़ करेंगे तो उनका कितना ज़्यादा समय बचेगा। और मैं कुछ आंकड़ों पे बात करूँगी। जैसे हम, मतलब इंडिया ने लक्ष्य रखा था, एम था हमारा, NEP 2020 जब लागू हुआ था, कि हम अपने GDP का 6% खर्च करेंगे शिक्षा में। बट आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 4.1% ही खर्च हुआ है। और मैं टोटल बजट की बात करूं तो जो UPA गवर्नमेंट थी, लास्ट जो उनका बजट था, उसमें टोटल बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी 4% थी। वो जब से भाजपा की सरकार आई और मोदी गवर्नमेंट आई, तब से शिक्षा का जो बजट है वो तो बढ़ा, बट कुल बजट में उसकी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है, शेयर कम हो रहे हैं। इस बार का भी जो बजट था वो 1,39 करोड़ 289 मतलब रखा गया था शिक्षा का बजट। ये कुल बजट का 2.6% है बस। तो ऐसे तो हमें लग रहा है कि शिक्षा का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट वो टोटली कम हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं,
पर वो चीज़ें ग्राउंड पे नहीं दिखती हैं। अगर एआई लोगों को थ्रेट दिख रहा है, क्यों थ्रेट दिख रहा है लोगों को? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है। स्कूल के आप बच्चों से पूछो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी स्कूल्स में करवाई जाती है। हमारे स्कूल में तो बिल्कुल स्पोर्ट्स को कोई मतलब कि इज्जत ही नहीं दी जाती थी। वो बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ाई पे फोकस करो। एनईपी कब अभी तक कितने मतलब कि इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपनाया है। मेरे भाई को बीसीए करनी थी पर उसने आर्ट्स से 12 किया था। मुझे उसके कॉलेज ढूंढने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि सारे कॉलेज में ये था कि मैथ्स जिन बच्चों ने 12th में लिया है उन्हें ही बीसीए मिलेगा, जिन बच्चों ने आर्ट्स लिया उनको नहीं मिलेगा बीसीए। जबकि मैंने ये सोचकर उसको आर्ट्स बोला था करने के लिए कि एनईपी है, तुम तो कहीं पे भी जाके आराम से कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला, वहाँ जाके मुझे उसकी एडमिशन करवानी पड़ी है। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लागू हो चुकी हैं, बट ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है अभी भी। और अर्बन और रूरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई है, मैंने देखी है कि राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो उसका रीज़न क्या है? गिग इकॉनमी। बच्चे जो हैं ये स्विगी, जोमेटो, कम उम्र के बच्चों को ये लोग हायर कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हम क्यों जाए, मिड डे मील के लिए, वो तो मैं खुद ही कमा के खा लूँगा। तो आप देखिए वो स्कूल से उनका वो इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उनके पास एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है और उनको स्कूल का इंपॉर्टेंस नहीं पता। उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा सीट्स हैं ही नहीं, एक सीट के लिए 10-10 हज़ार बच्चे लड़ रहे हैं, तो इसमें तो मैं कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्यों ही इस चीज़ के पीछे जाऊं। इतना सबके अंदर इतना डेडिकेशन, इतना मोटिवेशन नहीं होता कि वो आए और बोले कि नहीं मैं अपने 10 साल या 5 साल किसी एक पढ़ाई के पीछे लगाऊं। और आजकल कुछ डिग्रियां भी धरी रह जा रही हैं, पीएचडी करके लोग, सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। रीज़न क्या है? उनको लगता है कि उनकी जो डिग्री है उनकी सैलरी से मैच नहीं कर रही। अगर मैंने भी पीएचडी की है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि एटलीस्ट मुझे 30,000 या 40,000 मेरी पर मतलब कि आई थिंक फर्स्ट सैलरी हो, फर्स्ट जॉब की। बट मुझे 15,000 या 20,000 का ऑफर मिलेगा तो वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस ठीक पहुंचा है देगा। रिया, उस पर भी अभी आएंगे, स्वास्थ्य और रोजगार पे भी। जागृति, आप किस तरह से देखते हो? आपने भी सबको सुना, कितना सहमत हो आप इन लोगों की बातों से शिक्षा व्यवस्था को लेकर? सर जैसे कि सबको मैंने सुनने के बाद मेरे को ये लगा कि शिक्षा व्यवस्था तो है, लेकिन जो एक पॉइंट आ रहा है जागरूकता का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग शिक्षित तो हैं लेकिन जागरूक नहीं हैं, और जब तक वो जागरूक ही नहीं है, अगर आप शिक्षित हैं, ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो हम पढ़ाई करके भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये फॉर्म निकला है, तो हम कैसे वो भर ही नहीं पाएंगे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है ना कि जैसे एक चाल होती है, एक रेस होती है, सब उसी में चल रहे हैं। सबको यूपीएससी ही क्लियर करना है, नीट ही क्लियर करना है, और भी ऐसी बहुत ढेर सारी सरकारी जॉब्स होती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता है। एक पीआईबी ने एक आंकड़ा निकाला था कि हर साल, मैं पीएचडी की बात नहीं करूँगी, मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन की बात करूँगी, कि हर साल करीब 95% लोग 95 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। और ग्रेजुएशन के बाद सबको यही चाहिए कि वो सरकारी नौकरी करें। सबको नहीं तो मैं मान लूँगी कि 95 को नहीं, लेकिन 50% को तो चाहिए। लेकिन 50% में भी उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, वो जागरूक ही नहीं है। वो बस ये वो जानते हैं कि उनके मम्मी पापा ने कहा ये बनना है, वो पुरानी ही लीक्स पे चल रहे हैं जो नहीं है। आजकल बहुत ढेर सारे ऐसे हैं, एआई के टूल्स आ रहे हैं और एआई से रिलेटेड जॉब्स आ रही हैं। मैंने कल एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने बच्चों से बात किया, वो भी एसएससी, यूपीएससी, लॉ और यही बेसिक कोर्स कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा कोर्स नहीं कर रहे हैं जो नया हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लगता है कि सफल हो पाएंगे भी नहीं। लेकिन ये भी तो डर है कि जो यूपीएससी कर रहे हैं उसमें भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलता है? डिप्रेशन। और ये मैं सबकी बात जो सुन रहा था, कुछ बातें मेरे दिमाग में आ रही थी जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो मुझे ये लगा कि जब हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, दो तरीके की चीज़ें आती हैं, और हम कभी हार्ड स्किल डेवलप नहीं कर सकते जब तक सॉफ्ट स्किल डेवलप नहीं होंगी। तो जहाँ पर वैल्यूज़ काम करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मेरे अंदर एम्पैथी डेवलप हो पाई किसी माध्यम से कि आसपास बहुत गंदगी दिख रही है, तो मैं सोचूंगा इस गंदगी को साफ करने का तरीका क्या होगा। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूँगा, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर डेवलप होगी। कुछ लोग हो सकता है मुझे रोकें, कुछ लोग हो सकता है मुझे कुछ दिक्कतें आएँ तो मैं थोड़ा करेजियस होऊंगा उसके लिए। थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सॉफ्ट स्किल्स, आई विल लीड टूवर्ड्स लर्निंग अ न्यू हार्ड स्किल, how to maybe regenerate something out of that garbage। तो
तो हम जो बात करें जागरूकता की, तो जागरूकता बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिक्षित लिटरेट होना इज डिफरेंट देन बीइंग अवेयर। तो पेरेंट्स को, सिस्टम को इवन कितनी इस बात की अवेयरनेस है कि वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है हार्ड स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सीख जाते हो, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, आप करना क्या चाहते हो, और वो आपको तब पता लगेगा जब आपको बार बार मजबूर किया जाएगा ये सोचने के लिए कि आपको डिस्कम्फर्ट कहाँ होता है। लेकिन हम डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना सीखना सिखाया गया है हमें सोसाइटी में, इट्स ओके, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप सवाल उठाओगे नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ और होता होगा, या फिर प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करते हैं, अगर आप किसानों की बात करो, आदिवासी की बात करो, महिलाओं की बात करो, LGBTQ कम्युनिटी की बात करो, मैं उन लोग, ये कोई छोटी मोटी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाखों की संख्या में लोग हैं हमारे बीच, इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, राइट। आपको अगर यही नहीं पता कि तकलीफ क्या है किसी और की, तो आप काम क्या करोगे। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, आपको घर बनाने हैं ऐसे जो सब लोग अफोर्ड कर पाएँ, आपको टीचर हो, आपको ऐसे पढ़ाना है कि जो मैंने स्किल्स की बात करी, बच्चा मैथ में हो सकता है पीछे हो जाए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग तो हो, सवाल तो पूछ पाए कम से कम सही बात पे। हो सकता है वो मैथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, लेकिन अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करना सीखता सिस्टम है। को ऐसा क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिन दिक्कतों को आप गिना रहे हैं वो दिक्कतें दूर हों। थैंक यू फॉर आस्किंग। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो होना भी शुरू हुआ है, लेकिन जैसे आपने बोला कि NEP को कितना ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने एक बात बोली ट्रेनिंग टीचर्स कितने कैपेबल हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जब टीचर ही डिजेंडर नहीं है तो वो क्या बच्चों में क्लास में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म कर सकता है, राइट। अगर उसका खुद का बायसनेस है किसी रिलीजन को लेके, वो कैसे एक हार्मनी क्रिएट कर पाएगा, है ना। अगर टीचर का खुद की ही इकोनॉमिक्स उसे समझ नहीं आती, देश की फाइनेंशियल समझ नहीं आता, तो वो काम नहीं कर पाएगा बच्चों के साथ। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की जाए, जिससे बच्चे एक्सपीरियंस कर पाएँ उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे किस इन्वॉल्वमेंट में कैसा महसूस हुआ, उसके बाद आगे के सवाल शुरू होंगे। अदिति, आपने नीट पेपर का जिक्र किया था, आप तैयारी कर रही थी, पेपर लीक हुआ, कौन से साल की बात है वो, कब? ये 2024 की बात है। अच्छा, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस था आपका, फैमिली का क्या कुछ कहना था जब पेपर आप तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक हुआ? क्योंकि अभी नीट पेपर को लेकर ही प्रोटेस्ट भी एक खड़ा हुआ है, तो आपका खुद का क्या अनुभव था, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना था, और दोबारा आपने तैयारी करने की क्या हिम्मत जुटाई? तो मैंने, देखो, नीट का पेपर आपको पता है कितना कंपटीशन होता है, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उतनी सीट्स भी नहीं होती है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब घर में अगर कोई बच्चा एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बच्चे पे तो प्रेशर रहता है कि भाई मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, साथ में पेरेंट्स पे भी रहता है कि भाई मेरा बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो रिलेटिव्स हो गए, आसपास के लोग हो गए, अरे उसका बच्चा तो फलाने का बच्चा तो प्रिपरेशन कर रहा है, देखते उसके क्या नंबर आते हैं। तो सोसाइटी का भी प्रेशर है, बच्चे का खुद का भी प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है कि अगर हमने क्लियर नहीं करा एग्ज़ाम तो हमने जो उम्मीद इनको दी है ये सारी हमारी पानी में चल जाएगी। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो फर्स्ट मैंने एग्ज़ाम दिया था 12th क्लास में। तब ठीक है, मैंने को ऐसे लगा कि हाँ भी जो मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी है वही वैसा ही पेपर होगा, क्योंकि हमें लोग ना वैसे गाइड नहीं करते हैं प्रॉपर कि भाई पेपर बहुत हाई लेवल है। अगर हम किसी से जाके पूछे तो सब अगर टीचर्स ऐसे बोलते हैं नीट का ही तो पेपर है, वही आप पढ़ते आ रहे हो, 2 साल में पढ़ा है, वही निकल जाएगा पेपर दो। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही पेपर दिया कि ठीक है मैंने पढ़ लिया है, मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, मैं देती हूँ। जब मैंने पेपर अटेम्प्ट, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, जब मैं एग्जैक्टली अपने सेंटर में घुसी, मैं गई वहाँ पे, मैं अपना बैठी और फिर मेरे पास पेपर आया, मैंने पेपर खोला। कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आप या तो एक प्रॉपर आप बता दो कि बच्चे इतने में से इतना आपको पढ़ना है, इतने में से आपका पेपर आएगा। अब आप जैसे ये देख सकते हो यूपीएससी में जो जीएस सब्जेक्ट होता है कितना वास्ट है। अब बच्चे को कैसे पता, आप उसे या तो एक स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट तो दो कि इसके अंदर बच्चा पढ़े तो एग्जाम में दे पाए। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दिया, बच्चा कैसे ग्रास्प करे उसे एक साथ और कैसे जाके उसको अपना शो करे। अब जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था अपना नीट का, जब पेपर लीक हो गया था, तो मैंने जब कैलकुलेट करा तो मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट उसके ही रिजल्ट से 4-5 दिन पहले न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम
पेपर जो था वो लीक हो गया था और रिजल्ट्स काफ़ी बच्चों के 720 और 720 नंबर आए, जिसकी वजह से कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जो बेचारा बच्चा 600 नंबर सोच के बैठा था, जो इनिशियली अगर आपके नंबर आ रहे हैं 600 तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, पर उस टाइम पे 600 नंबर वाज इक्वल टू 300 नंबर। तो आप अगर आपने इतनी मेहनत करी, आपको 300 ही नंबर आ रहे हैं, फिर आपको तो भाई एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अब काफ़ी न्यूज़ आई थी कि बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम बच्चों को क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आप हमें विश्वास दिलाओ कि भाई हम आपका पेपर बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरा और बहुत सही ढंग से पेपर कराएंगे, तो भाई हमारा भी मन करेगा कि भाई हम अपना पूरा बेस्ट दें। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था, बट ऐसे लाइमलाइट में नहीं आया था। बट अभी रिसेंट में क्या हुआ, वापस से पेपर लीक हुआ और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम रीनीट करेंगे और आपका इशू सॉल्व हो गया है। पर जिन बच्चों को पता चला कि पेपर लीक हुआ और अभी वापस रीनीट होगा, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब उनका क्या? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है कि हाँ, कौन उसको उनको जाके सहानुभूति दे रहा है? कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। लोग बोलने तो बहुत चीज़ें आ जाते हैं, पर अगर उनके खुद के बच्चों में बीते तब उन्हें पता चलेगा। तो मेरा यही टेक है कि यार अगर आप कोई एग्ज़ाम करा रहे हो कंडक्ट, तो आप फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कराओ ना, कि बच्चे का फ्यूचर भी देखो। आप इतने जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो आई गेस 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। सीट हमारे पास 15,000 10,000 ही होते हैं गवर्नमेंट की। बच्चों को चाहिए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, पर उसके बाद अब चाहिए सबको गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब प्राइवेट में चलो कोई बच्चा जा रहा है, अपना दाखिल करवा रहा है, उसकी एक तो उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है, दूसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं बच्चे, या पेरेंट्स भी चलो ठीक है किसी की एग्जैक्टली कैपेसिटी अच्छी हो तो वो एडमिशन कराए, नहीं हो तो फिर वापस उस बच्चे को बोलते कि भाई आप ड्रॉप लो। अब वो बच्चा ड्रॉप ले लेके मेहनत करे जा रहे, साल बर्बाद करे जा रहे, पर एडमिशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल्स तो है ही नहीं, कॉलेजेस तो है ही नहीं इतने कि एडमिशन ले सके। तो अब मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ठीक है, संख्या बढ़ रही है देश में, तो उस हिसाब से आप हॉस्पिटल्स को, कॉलेजेस को तो ओपन करो कि बच्चों का कंपटीशन ठीक है बना रहे, बट एटलीस्ट उनके पास ये तो कि हाँ अगर नहीं होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन है। स्कूल्स में जैसे हमें पता है कि हिस्ट्री में हम लोग डेट्स याद करते हैं, पर अगर हम जब जॉब्स करते हैं तो हमसे कोई डेट पूछता है कि भाई आपने चलो 8th क्लास में कुछ पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, इसकी डेट बताओ? कोई नहीं पूछता। उसमें लोग आपकी स्किल्स देखते हैं। तो आप हमें जहाँ स्कूल में बोर्ड बनवाना सिखाते हो कि बच्चे तुम्हारा 4 सेक्शन के बीच में बोर्ड का कंपटीशन है डेकोरेट करने का, आप जीत गए। जब हम जॉब कर रहे हैं कोई पूछता है कि आपने बोर्ड कैसे डेकोरेट करा था? कोई नहीं पूछता। तो जब हमें इनिशियल स्टेज पे आपको स्किल्स डेवलप करवानी चाहिए स्कूल वालों को, वो हमें बोर्ड बनवाना सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। दिव्यांश, सवाल ये है कि जैसा नीट का जिक्र हुआ, भारत में 23 IIT है, ठीक है, उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं IIT जो इंडिया में है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का? शिक्षा व्यवस्था की जब बात होती है, जब बात शिक्षा की होती है, जब एग्जाम की बात होती है, तो बात रिजर्वेशन की भी होती है। रिजर्वेशन को आप किस तरह से देखते हैं? रिजर्वेशन से पहले अक्षय ने पॉइंट उठाया था टीचर्स ट्रेनिंग का। सो टीचर्स ट्रेनिंग से पहले कहीं से के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत है। और आपने 23 IIT का जिक्र किया। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? करीब 140 करोड़। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक ना शिक्षा का व्यवसायीकरण कुछ आने वाले कुछ बीते सालों में हुआ है। सरकारी सीटें हैं 10,000 15,000, 23 IIT हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है 7-8 हज़ार सीट होती होंगी। इंजीनियरिंग की सीट्स के बारे में मुझे इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन तो उन सीट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर आप सरकारी सीटें आपको नहीं मिलती तो फिर आप मेडिकल प्रोफेशन ले लो या आप कोई और प्रोफेशन ले लो। उसमें एंट्री किसी प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे तो वो इतना महंगा कोर्स है कि वो हर कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा फिर अगले साल फिर ट्राई करता है और फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम देता है। फिर तो खैर फिर उसके बाद व्यवसाय वहाँ भी आ जाता है कि
पेपर खरीदा किसने? वो खरीदने वाले भी कोचिंग सेंटर ही सामने आते हैं कि पेपर वहीं से लीक हुआ। और उसके बाद आपने रिजर्वेशन की बात करी। रिजर्वेशन मुझे लगता है कहीं हद तक ज़रूरी है, क्योंकि भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन तक सारी व्यवस्था, जिन तक सारी फैसिलिटीज़ अभी भी पहुंच नहीं पाती हैं। तो लेकिन रिजर्वेशन का जो तरीका है, आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन देते हो, मैं उसके समर्थन में हूँ। जो हम जातिगत रिजर्वेशन देते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन में ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गया है। जातिगत डिस्क्रिमिनेशन जो पहले हुआ करता था अभी भी है, लेकिन पहले से कम हुआ है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन अ पर्सन्स इनकम, उसके समर्थन में मैं हूँ, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी ज़रूरी है। अक्षय, आपका क्या कहना है इसमें? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट पे। मुझे लगता है रिजर्वेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंडिया। हालांकि रिजर्वेशन को पॉलिटिकल पार्टीज ने यूज़ करना शुरू कर दिया अपने लोगों को अपीज करने के लिए कि भाई आप हमें वोट दो, हम आपको रिजर्वेशन दिला देंगे। मुझे लगता है कि जो प्रिविलेज बैकग्राउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आई कम फ्रॉम अ अपर कास्ट फैमिली एंड आई फील दैट आई हैड ऑल द प्रिविलेज, नॉट जस्ट बिकॉज माई फैमिली हैड मनी, दे डिडंट हैड मनी। रुपए की बात नहीं है, बात है प्रिविलेज की, उस कॉन्फिडेंस की। मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम नीचे हो मुझसे, तुम पिछड़े हो। मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि मैं कहीं घर में गया तो मुझे लगा किसी झूठ की मेरे को किसी और बर्तन में खाना खाने को बोला गया। एंड आई हैव सीन अराउंड, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, मैं अपर कास्ट से आता हूँ और मैंने देखा है अपने बाकी आसपास के लोगों के परिवार में, जब बाहर से कोई मजदूर काम करने आता है, जब काम वाला आता है, उसके बर्तन कैसे अलग होते हैं, आज भी अलग होते हैं। एंड डजेंट मैटर कि मैं कितना इस बात को अपने घर पे लड़ूं, उन्हें अभी भी ये बात समझ में हो सकता है ना आए। पॉइंट है आपसे एक सवाल भी कि मेरे 100 नंबर आए, 80 नंबर वाले को रिजर्वेशन मिला, उसको सीट मिली, मुझे नहीं मिली, तो उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए मैंने इसलिए बोला, मुझे कहने के लिए जब मैं ये बात, इसका मतलब एक तब अगर उसको रिजर्वेशन मिल रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था, ये सोच के तो नहीं मिल रहा होगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो नहीं मिल सर, शिक्षा की ज़रूरत तो सबको होती है। बिल्कुल ज़रूरत होती है। मैं यही बात, देखिए जो निचले तबके से, मुझे ये बात समझ में आ गई ना, उसको ये बात अपने आप समझ में कैसे आती? जो इंसान ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं लोग, जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची, आज तक नहीं पहुँची थी, है ना, उन तक कैसे पहुँचेगी अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? मेरा मतलब ये है कहने का कि मैं तब भी पढ़े ऐसे समाज में हूँ जहाँ पे लग रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब तक ऑपरेशन आपके साथ होता नहीं है, आप उसको करीब से देखते नहीं हो, तब तक आप समझ नहीं पाते कि ऑपरेशन है क्या। शिक्षा का मतलब वही है मेरे लिए, मुझे लगता है। आपने रिजर्वेशन की बात करी, अब जैसे मैं अपना बताती हूँ। जैसे मैं पता है एकेडमिक्स में, पढ़ाई में क्या होता है कि नीट की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो अब जो जनरल कास्ट है या जो जिनकी अपर कास्ट है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अगर उनके 680 नंबर भी आ जाता है, उनको नहीं मिलता एडमिशन। पर जो लोअर कास्ट है, अगर वो हल्की सी भी मेहनत करे, उनका एडमिशन हो जाता है अच्छे कॉलेज में। तो आई थिंक एजुकेशन में मेरिट बेस पे, कंपटीशन के उस पे एडमिशन होना चाहिए। मैंने जब जितना इसको समझा है, मुझे ये समझ में आता है कि इसकी कंप्लेन जनरली हर कोई करता है कि मतलब कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे 600 नंबर आए, और कोई मतलब दूसरे कास्ट है 300 नंबर आए, उसके हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सोसाइटी अपर कास्ट का, उसमें एजुकेट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम ऑप्रेस्ड होके नहीं आए हैं, हम जहाँ से आए हैं और वो जहाँ से आए हैं उसमें बहुत अंतर। तो जब रिजर्वेशन लाया गया था तो यही सोचा गया था कि अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो उनकी पूरी कम्युनिटी प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है इस समय की अगर हम बात करें, जैसा इन्होंने बोला, जागृति ने बोला कि भाई शिक्षित होने का अधिकार सबको है, तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें आप शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशन को, आरक्षण को कितना जरूरी समझते हैं? सर, शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में चीज़ें मैं मानती हूँ कि बहुत चेंज हो गई है, पर अभी भी आप रूरल इंडिया में जाइए, चीज़ें नहीं चेंज हुई हैं, अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अक्षय, वर्तमान जो परिदृश्य बना हुआ है, अगर हम जंतर मंतर की बात करें, 2 तस्वीरें सामने आई 20 तारीख को जो हुआ,
उसमें एक तस्वीर सामने आई जिसमें जो छात्र हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उन पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। दूसरी तस्वीर सामने आई कि वो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है? मतलब अगर छात्र है तो क्या वो रियल स्टूडेंट है जो पुलिस पे पथराव कर रहा है? वो रियल स्टूडेंट नहीं है। अगर जो पथराव कर रहा है तो वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा है ही नहीं। अब अगर देखिए, भीड़ का कोई फेस नहीं होता, ये बात तो हम सबको पता है। अगर कोई प्रोटेस्ट शुरू हुआ एक सही कॉज पे शुरू हुआ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज बेसिक इन डेमोक्रेसी। वहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने जाना शुरू किया। आई ऑल्सो गो देयर ऑन डेली बेसिस ऑलमोस्ट जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे समझदार लोगों का, जिनको समझ में आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है, नॉन वायलेंट तरीके से चलना है, पीसफुल होना चाहिए, इस तरीके से कि तुम हमें मारोगे तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम वहीं पे बैठे रहेंगे। बट द होल पॉइंट इज कि जब ऐसे बड़ी बड़ी भीड़ होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से जुड़ते हैं। अब वो लोग किस पार्टी से हो सकते हैं, क्या इंडिपेंडेंट लोग हैं, खुद की विचारधारा के लोग हैं, इसका बताया भी नहीं जा सकता कि कौन है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरीके की साजिशें की जा सकती हैं। किसी प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए हो सकती हैं, उसके पीछे कोई इंडिविजुअल मोटिव भी हो सकता है, किसी पार्टी दो तस्वीरों का जिक्र किया अक्षय, दो तस्वीरें सामने आई जी। अब चूंकि आपने बोला कि आप वहां थे मौजूद, जी। तो हकीकत क्या है? मतलब अगर बिल्कुल भी अनबाइज्ड होके आप उस पूरे प्रकरण को बताएं जो आपने वहां पे आंखों देखा, जैसे आप कबूल भी कर रहे हैं पत्थर फेंके गए। अब पुलिस को क्या पता कि इस भीड़ में और कौन है जो पत्थर फेंक रहा है? भाई वो तो वहां तो स्टूडेंट हैं पुलिस के हिसाब से, तो वो कैसे क्या हुआ पूरा, वो क्या माहौल था वहां पे, उसकी हकीकत क्या है? देखिए, जंतर मंतर में जो भी इंसान जा रहा था उसकी चेकिंग हो रही थी, तो किसी के पास सामान ऐसा कुछ था ही नहीं, अधे कुछ भी ऐसा जिससे कोई फेंका जाए, मारा जाए, पीटा जाए किसी को। आप कैसे देखते हो इस पूरे प्रकरण को, और क्या छात्रों का ये जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो सही है? उस तरीके को कैसे देखते हो? और 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसको एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपने खुद नीट का जिक्र किया और आपने बोला भी जब नीट का पेपर लीक हुआ 2024 का जो आपने जिक्र किया, आपने उसमें पेपर दिया था, तो कैसा कुछ आपने फील किया, तो आप उसको कैसे देखते हो? मैं बच्ची हूँ, मैं स्कूल भी गई थी, मैं अब कॉलेज भी जा रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, बट मेरे में इतना वो औदा नहीं है कि मैं अकेले जाके खड़ी होकर प्रोटेस्ट करूँ। हर एक बच्चे में नहीं है इतना होता कि वो अकेले जाए और फिर पीछे से उनको फॉलो करे। हमारे लिए एक इंसान ने आवाज़ उठाई, उनके साथ हम बच्चे गए, क्योंकि वो हमारे बच्चों का प्रोटेस्ट था, हमारी अकाउंटेबिलिटी की मांग थी। उसके साथ साथ धीरे धीरे लोगों ने अलग अलग एजेंडाज बनाए, लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया कि भाई अब हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन्होंने पहले बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करा था, आई गेस 19 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं करा, आराम से वो बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे और बस मांग कर रहे थे कि आप हमें बस आप ये दे दो कि भाई अगली बार से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट करेंगे। हमें सिर्फ जवाब चाहिए था कि भाई आप फ्री एंड फेयर कराओ ना एग्ज़ाम्स, बट कोई जवाब ही नहीं मिला। अब नहीं मिला और हम डिसाइड हुआ था कि 20th को प्रॉपर एक हमारा प्रोटेस्ट रैली होगी। उसके बाद अब सब लोगों ने इतनी ज़्यादा, आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता है, इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि हर जगह से अलग अलग जगह से बच्चे आए, उनके पेरेंट्स आए, जिनके बच्चों ने सुसाइड कराया उनके पेरेंट्स आए। वो तो अपने बच्चों को सपोर्ट करने आए थे कि भाई हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं तो हम उठाएं, बट उसके साथ साथ काफ़ी अलग अलग लोग आए थे अपने अलग अलग एजेंडाज लेके। बट उसमें उन बच्चों की प्रॉब्लम दिक्कत थोड़ी है, उन बच्चों ने थोड़ी बुलाया था उन्हें, वो तो भाई इतना वायरल हो गया कि सब आ गए, सबको लगा कि भाई ये हमारे लिए सही प्लेटफॉर्म है, इसमें लड़ सकते हैं। तो बिहार का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो बच्चों पे वो वाटर कैनल चला रहे हैं, तो उसमें उन्होंने भोजपुरी गाना बजा के डांस करना शुरू कर दिया, एंजॉय कर रहे हैं। वो पुलिस वालों से दूसरे दिन बात कर रहे थे 20 तारीख के बाद बैठ के, वो वीडियो वायरल हो रही है कि सर क्यों हम पे लाठीचार्ज किया, बताओ। पुलिस वाले भी हंस के उनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे मतलब वो लग ही नहीं रहा है कि इनका कोई एजेंडा हो सकता है, उनको क्या चाहिए। दिव्यांश, आप किस तरह से देखते हो इस पूरे प्रोटेस्ट को, और जिन दो तस्वीरों का हमने जिक्र किया शुरुआत में, उन दोनों तस्वीरों में अंतर क्या कुछ देखते हो? जैसा अक्षय ने बोला कि छात्र, और जो अक्षय ने बोला कि पथराव करने वाले छात्र नहीं थे और छात्र पथराव नहीं कर सकता, ऐसी बातें अक्षय और अदिति, रिया तीनों लोगों ने बोले। आप इससे कितना सहमत हो और किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हो? ये लड़ाई
सिर्फ और सिर्फ एक जवाब की है, और सिर्फ और सिर्फ और लड़ाई भी नहीं है। मुझे लग रहा है सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और जवाब की उम्मीद है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पे एक नज़्म लिखी थी, उसके 2 शेर हैं कि घर का मालिक नहीं किराएदार है वो, मेरी गद्दी का महज पहरेदार है वो, और मैं कब से चीख रहा हूँ एक बुत के आगे, तुम कहते हो परवरदिगार है वो। वाह, तो क्या बात है। सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, और घर के बड़े हैं, उनकी कोई बात मुझे नहीं पसंद आई, मैं उनसे पूछ रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। शायद पहले ही इसको मैं नहीं कह रहा कि आप उस पर कोई एक्शन ले लेते, लेकिन सिर्फ आप उसको अक्नॉलेज कर लेते कि हाँ ठीक है, हम आपको देख रहे हैं, आप वहाँ बैठे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही चाहिए था। अगर यही हो जाता। सर जैसे कि बोला कि ये गए, इन्होंने बोला कि मैंने देखा कि छात्रों ने पत्थर नहीं फेंके, और वो अकाउंटेबिलिटी भी मांग सकते हैं, वो अपना आंसर भी मांग सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर एक छात्र एक जैसा तो नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने उकसाया तो उन्होंने मारना शुरू किया, बच्चों ने मारना शुरू किया, लेकिन अगर मैं होता तो मैं शायद ना मारता। या फिर जो नीट में बच्चे गए हैं, जो जिनका पेपर लीक हुआ, तो क्या अदिति ने नीट का पेपर दिया? क्या अदिति वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई? क्यों? वो कर तो नीट के बच्चे ही रहे थे। और इसके अलावा क्या जो नीट के जो रीनीट पेपर हुआ उसमें जो बच्चे शामिल हुए, जो पास हुए, वो उसमें से कोई शामिल हुआ उसमें? तो ये बच्चों के लिए है, तो बच्चे ही क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? भाई देखिए, सबके लिए शामिल होना मुश्किल होता है। खुद में एक बहुत बड़ा विषय है, तो चर्चा हमारी लंबी खिंच गई उस पर, लेकिन स्वास्थ्य को किस तरह से देखते हो आप? क्या कुछ बदलाव चाहते हो? बहुत एक मिनट में आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे हमें पता है अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ की बात करें तो अर्बन में काफ़ी हमारे पास फैसिलिटीज़ है कि ठीक है, हमारे पास में हॉस्पिटल्स हैं कि हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें गांव की, गांव में क्या होता है, अगर किसी को अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, पहली बात हॉस्पिटल्स बिल्कुल शहर में है, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, बीच में कोई दुर्घटना घट जाती है उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है। या तो ठीक, दूसरा, अब जैसे हमें पता है कि एम्स है, एम्स या काफ़ी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है हमारे पास, अगर मैं एम्स में जाके अपना चेकअप बुक करती हूँ तो मेरे को उसकी डेट मिलती है 1 साल बाद की। सब अच्छा, मेरे को क्या पता ज़रूरत हो जाए पहले, बट मुझे तो 1 साल बाद की डेट मिली है, क्या पता मेरे को कुछ हो जाए, उसमें कौन अकाउंटेबल रहेगा? वो थोड़ी गारंटी दे रहा है ना हमारी। तो अगर इतने लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो आप हॉस्पिटल्स बनाओ ना, आप हमें फैसिलिटीज़ दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट सब उसके साथ प्राइवेट भी है, पर इतने प्राइवेट है कि उतने गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ज़्यादा गवर्नमेंट बनाओ जिससे ज़्यादा लोग जाके अफोर्ड कर सके उसे। ठीक है रिया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें बिल्कुल महंगी नहीं होनी चाहिए, पर इतनी ज़्यादा महंगी हैं। मुझे कोल्ड हुआ था, 1 हफ्ते हो गए थे कोल्ड हुए, तो मैंने सोचा कि दिखा ही लूँ डॉक्टर को, और मैं दिल्ली में मतलब जानती नहीं थी किसी हॉस्पिटल को, तो अपने पास के हॉस्पिटल में गई थी। नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल था वो, उसमें डॉक्टर की फ़ीस थी 1500 रुपये। सिर्फ एक कोल्ड के लिए मैंने उस 1500 रुपये उनको दिए, और दवा आई थिंक 300-400 रुपये की होगी, पर सिर्फ फीस उतनी थी। उन्होंने 2 मिनट का भी समय मुझे नहीं दिया और बस दवा लिख दी, क्योंकि डॉक्टर है, उनको पता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक तो इक्विपमेंट्स नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं हैं। और अगर आप एम्स की बात ले लो तो अभी आप जाना एम्स में और देखना, रिपोर्ट्स आती हैं, 1-1 हफ्ते से 2-2 हफ्ते से लोग वहाँ बैठे रहते हैं, लाइन लगा के बैठे रहते हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा, और एम्स कितना ही उस चीज़ को कर पाएगा, तो उन्हें नंबर दे दिया जाता है। वो दूर दूर से लोग आए हैं, इलाज इतना ज़्यादा महंगा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों अब सोचना पड़ता है लोगों को। लोग सोचते हैं कि अगर बड़ी बीमारी हो जाएगी तो कितना ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इंश्योरेंस इस चीज़ को कमर्शलाइज करने के लिए अब आ गई है हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, हम आपका इतना कवर कर देंगे, क्योंकि उनको एक मार्केट मिल गया, उनको पता है कि इंडिया में हेल्थ कितना ज़्यादा महंगा है। तो एक हम भी अपना एक इंश्योरेंस चलाते हैं, लोगों को बोलेंगे 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख इलाज में अगर आप खर्च कर रहे हो तो आप समझ रहे हो उतनी हमारी मतलब कि कैपेबिलिटी होती है। मैं बता रही हूँ, पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया का है वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2,08,000 रुपये।
उसमें अगर 50 लाख और 1 करोड़ रुपए इलाज में खर्च हो रहे हैं किसी व्यक्ति के, तो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मुझे 1 साल से RCT रिकमेंडेड है कि मुझे जाना है, दांत में कराना है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब अब जा पाऊँ, और 15-20 हज़ार रुपये मैं ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं मेरी नहीं है इस समय। और मैं हो सकता है अपने होम टाउन जाके किसी जान पहचान के प्राइवेट डॉक्टर से करा सकता हूँ, बट 15-20 दिन, उसमें 10-15 दिन लगेंगे, वो भी घर पे जाने का इतना समय नहीं है मेरे पास। ये रियल प्रॉब्लम, बस इतना ही कहना चाहूँगा इसके मामले में। थैंक यू। आप किस तरह से देखते हो वर्तमान जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको, और क्या बदलाव होने चाहिए उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अक्षय ने बोला कि स्वास्थ्य की शुरुआत होती है पोषण से। सो हम क्या खा रहे हैं, एक तो उस पे चेक करने की ज़रूरत है, और दूसरा अगर आप सरकारी अस्पताल नहीं बना पा रहे तो आप कम से कम इतना इंश्योर कर लीजिए कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं या जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पे जाके हम दवाइयाँ खरीद रहे हैं, उनके दामों पे आप लगाम लगा सकें। डॉक्टर्स की फीस इतनी हो जाती है कि शायद मैं 2 बार जाने में सोचूं कि ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाए तो अच्छा है, या उसके मैं बाद घर से अपने आप ही PCM लेके ठीक हो जाते हैं। मैं कहा भाई डॉक्टर के पास तो क्या जाए, पैरासीटामोल लेके ठीक हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि भाई डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, और वो उसने ये प्रोफेशन चुना ही होगा कि भाई लोगों का इलाज करे और अपना घर चलाए। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट उसमें कोई सब्सिडी चालू करे जिससे कि डॉक्टर्स की फीस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। मैं इन सभी के बात से एग्री करती हूँ। अस्पताल दूर भी है, महंगा भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगी, जैसे कि पहले महंगाई पे बात करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, मेरा दांत दर्द हुआ, सिर्फ देखने का, मेरी बात सुनने का वो मेरे से 1600 रुपये ले रही थी। मैं अपने होम टाउन गई, तो एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे 2000 रुपये में मैंने अपने पूरे दांत का ट्रीटमेंट करवा लिया। ठीक है, दूरी की बात, दूर इतने हैं कि लोग हम मतलब अगर कोई बीमार होता है, क्या कुछ होने चाहिए और कैसे होने चाहिए? बीमार होता है तो उस सबको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना होता है, अच्छा ट्रीटमेंट सबको चाहिए होता है, और वहाँ पे नंबर्स लगते हैं। नंबर है, एक दिन में वो डॉक्टर आया है, सरकारी डॉक्टर आया है, वो बैठा है, अपने टाइम पे आएगा। सबसे पहले सुधार होना चाहिए डॉक्टर्स की टाइमिंग पर। वो आया, अपने टाइम पे बैठा, वो उसका आज मन है 20 ही पेशेंट देखने का, उसने जो बाहर नंबर ले रहे हैं उसको बता दिया 20 से ज़्यादा टोकन ना देना। अब वो जो 21वां जो 200 किलोमीटर से आया है उसको दिखाने, वो क्या करे, वो फिर जाए, फिर दूसरे दिन आए, और फिर लेट हो जाए तो उसका नंबर ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो 2 की बात हो गई भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की। जैसे बोला अभी था कि दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जो कि महंगी नहीं होनी चाहिए। हर किसी को सरलता से ये उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में से एक है। अब हम रोजगार पे बात करते हैं। रोजगार के लिए डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे शुरुआत में बात हुई थी, या फिर स्किल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं अगर अपना आंसर दूँ तो स्किल्ड, क्योंकि डिग्री हम PhD भी कर ले, हम मास्टर्स कर ले, हमें क्लर्क की नौकरी मिलेगी, 20,000 जाके आप कमाओ, कोई फायदा तो है नहीं। उसमें कितने बच्चे, लाखों बच्चों ने PhD करी है, उनका 30,000 की नौकरी मिलती है। अब कोई स्किल्ड इंसान आ जाए, उसने कोडिंग सीख रखी है, AI सीख रखी है, उनका पैकेज होता है 2 लाख। तो मेरे को लगता है स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट सिखाना चाहिए रादर दैन टीचिंग देम थ्योरेटिकल थिंग्स। अभी एक और चीज़ आ गई है, एक्सपीरियंस। स्किल भी होने चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे जॉब हायरिंग देखती हूँ, इंटर्नशिप के लिए आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर्नशिप के लिए, अनपेड इंटर्नशिप के लिए, वो पता नहीं क्या मशीन समझ रहे हैं। आई थिंक उनको मशीन ही हायर कर लेना चाहिए, या वो पता नहीं क्या लेबर समझ रहे हैं। हर चीज़ में मतलब आप कुछ तो छोड़ो किसी के लिए, या तो आप डिग्री लो या आप सिर्फ स्किल मांगो। आप सब कुछ, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ स्किल्ड हो और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर उनको ये नहीं आप पता है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं की है या आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हायर कर लेंगे। कंपनियां नहीं करती हैं हायर। ये होता है कि कहीं कहीं पे अगर आप बहुत ही मतलब कि ब्रिलियंट हो और आपने कुछ बहुत ही बड़ा कुछ कर दिया है, तब मे बी आपको कंसिडर किया जाएगा, पर वो रेयर ऑफ रेयरिस्ट केस होता है। बेसिकली वो ये बोलते हैं कि आपके पास डिग्री होनी, आप कम से कम ग्रेजुएट होने ही चाहिए किसी भी नॉर्मल जॉब के लिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, और इंटर्नशिप भी क्या होती है,
अनपेड होती है। तो मार्केट, जो जॉब मार्केट है उसकी अलग ही स्थिति है। आप एक चीज़ में वो फिक्स ही नहीं रहते कि कंपनी को चाहिए क्या। रिया, अक्षय, चूंकि आप खुद शिक्षक हो और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हो, शिक्षा पे बात हो चुकी, स्वास्थ्य पे बात हो चुकी, बात रोजगार पे, और जैसा रिया ने बोला कि अब जो ज़रूरतें होती हैं, जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल थिंग्स होती हैं किसी व्यक्ति को काम करते हुए, वो शायद उसको बताई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, तो शायद वो रोजगार भी उसे नहीं मिल पाता, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है। तो आप किस तरह से देखते हो स्किल और डिग्री को, किस तरह से उन दोनों का सामंजस्य बैठाया जाए ताकि वो बच्चा वो सीख सके जो वो कर रहा है या जो उसे करना है? देखिए, जब तक बच्चा वो काम करेगा जो वो करना नहीं चाहता था, वो प्रेशराइज्ड है, इसीलिए उसने वो डिग्री करने का प्रयास किया, वो सीखेगा ही नहीं कुछ। बच्चा सीखेगा ही तब जब उसका सीखने का मन है। लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग के लिए मन होना, कि मुझे कुछ सीखने की इच्छा है। तो अब जब हम बात करें नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, मुझे हमेशा दिमाग में आजकल एक ही शब्द आता है, स्लेव्स। तो पहले जैसे जो स्लेव्स होते थे, आजकल उसी फॉर्म में हमने बहुत जॉब्स जो है ना, वो आदमी को धीरे धीरे बस एक स्ट्रक्चर्स में बांध देती हैं, जहाँ पे एक सर्टेन काम है, एक सर्टेन रूटीन है ना। हाँ, तो और जहाँ पर नौकरी होगी वहाँ ऑपरेशन भी होगा, जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ सामने वाले को परेशानियाँ होंगी, वो अपनी आवाज़ कहने की कोशिश करेगा, लेकिन लगातार चूंकि आपके ऊपर कोई है वो आपको दबाएगा। तो मैं ये कहना मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमेशा जॉब पा लेना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि डू समथिंग थ्रू दैट यू कैन अर्न मनी एंड यू स्टे हैप्पी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले के, मैं देखता हूँ आज से 200 साल पहले तो कॉर्पोरेट नहीं था, बहुत सारे लोग गांव में रहते, बहुत सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी हमारे देश में एग्जाम्पल रह चुके हैं, जहां पर अपनी खेती भी खुद होती थी, अपने घर में एक जानवर होता था, है ना, कपड़े भी सूत वगैरह आप गांव में ही कोई काटता होता था, कंपनीज बाहर से नहीं उनको कपड़ा भेजती थी, गांव में ही दर्जी होता था, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पे काम उनका भी चल रहा था। व्हाट आई एम सेइंग कि इन दिस राइट वर्ल्ड वेयर वी लिव इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, हमें लगातार ज़रूरतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ती है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में केवल नौकरी चाहिए हमें, या हमें खुश भी रहना है, हमें जीवन भी जीना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जब सोच के कोई अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में सोचेगा तब वो आगे जा पाएगा। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? अक्षय ने बोला इट डज मेक सेंस, बट कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन बर्डन भी आया, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी नौकरी की। और रिया ने बोला एक्सपीरियंस की बात, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ मुझे आती है, मुझे पता है कि ये ऐसे होगी, कम एक्सपीरियंस में भी, तो शायद वो उस जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट ही वैसे डिज़ाइन करी जाती है कि सो एंड सो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इस नौकरी के लिए नहीं बने, आपको चाहे कितना ही आता हो। तो स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत जितना शिक्षा प्रणाली को है, जितना मी एज एन इंडिविजुअल या मी एज अ जॉब सीकर जितना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉब गिवर्स हैं उनको भी लोगों की स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहता कि आप एक इंटरव्यू लेके किसी को जज कर सकते हो कि उसको कितना अच्छे से काम आता है या नहीं, लेकिन किसी तरीके से हायरिंग प्रोसेस को ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जिसमें आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपको जज किया जाए। अभी भी ऐसा होता है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे आपको जज किया जाता है, और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे संग हुआ है कि किसी की हायरिंग हुई, उसको नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे जो काम में ज़रूरत पड़ती है वो उसको उतने अच्छे से, हाँ, उसको उतने जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल उसको उतने अच्छे से नहीं वो समझ पा रहा था। तो वो चीज़ें आप एक इंटरव्यू फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप नहीं जज कर सकते हो। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हो वर्तमान जो रोजगार
की जो बातें हो रही हैं उसको क्या कुछ ज़रूरत होनी चाहिए? डिग्री रोजगार के लिए ज़रूरी है या फिर स्किल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है? स्किल्ड तो ज़रूरी है, साथ में डिग्री भी ज़रूरी है। अगर आप स्किल नहीं, आपके पास सिर्फ स्किल्स ही हैं और हमने कहीं अपना भेजा कि हर एक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसको हमें नहीं मतलब सिर्फ डिग्री ही के साथ साथ स्किल भी जरूरी है। हाँ, मैंने कहा स्किल्स तो ज़रूरी है लेकिन डिग्री भी ज़रूरी है। हम कहीं गए अपना इंटरव्यू देने, सबसे पहले पूछेगा कितना पढ़े हो और कहाँ से पढ़े हो, उसके बाद फिर पूछेगा क्या क्या आता है। अगर हम यही बता देंगे नहीं हमारे पास स्किल्स तो बहुत है, मुझे सब आता है लेकिन मैंने सिर्फ 12th या 10th पास किया है, तो वो मुझे नहीं रखेगा। ठीक है जागृति, आर्टिस्ट भी हो, गिटार आप साथ लेकर आए हो और क्या कुछ सुनाना चाहोगे आज? तो हबीब जालिब नाम सुना हो है अगर आप लोगों ने तो इस समय जो माहौल है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि डेवलपमेंट की बात, जब कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है। देश में आज भी 60-70% लोग गांव में रहते हैं, अभी भी बहुत बहुत बुरी स्थिति है। मैं कम्युनिटीज़ में जाता हूँ, स्लम एरियाज़ में आदिवासियों के साथ अलग अलग जगह जाता हूँ, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास है इस नज़्म के माध्यम से वो क्या हो सकता है, मैं इस विकास को नहीं मानता। इतना कहना चाहता हूँ। दीप जिसका महल्लात में ही जले, यू गाइस कैन रिपीट विद मी। दीप जिसका महल्लात में ही जले, दीप जिसका महल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो इसका जो अगला शेर है जो मुझे पसंद है काफ़ी, उसमें शब्द आता है चारागर। चारागर इज डॉक्टर, हीलर, समवन जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमें सही कर सकता है। ठीक है। तुमने सदियों से लूटा हमारा सुकून, रिपीट गाइस। तुमने सदियों से लूटा हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुजूल, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुजूल। चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अपना लिखा हुआ अगर हो जाए क्लोज करते करते, बिल्कुल आपके लिए भी माइक लगाएंगे साहब। शायद जो भी बातें हुई उनसे जोड़ के कुछ लिखा था मैंने कि इससे पहले कि ज़मीं भी आसमान हो जाए, इससे पहले कि ज़मीं भी आसमान हो जाए, मेरी खातिर भी ज़मीं पर एक मकान हो जाए। क्या बात है। इससे पहले कि ज़मीं भी आसमान हो जाए, मेरी खातिर भी ज़मीं पर एक मकान हो जाए, मैं हर रोज़ घर से निकलता हूँ ये सोचकर आज ज़िंदगी का एक और इम्तहान हो जाए। और हज़ारों सपने लेकर घर से निकलता है वो, हज़ारों सपने लेकर घर से निकलता है वो, जब एक बार घर का बेटा जवान हो जाए। और बड़ा बेटा हूँ सो जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, ये सच भी है कि बड़ा बेटा हूँ सो जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, दिल मेरा भी करता है फिर से नादान हो जाए। और हम क्यों बने ज़रिया किसी के आंसुओं का, हम क्यों बने ज़रिया किसी के आंसुओं का, चलो दुश्मनों की खातिर भी एक मुस्कान हो जाए। और जेंजी रिलेट करेंगे कि मैं चाहता हूँ मर जाऊँ किसी की मोहब्बत में। ओहो देश की सही, देश की सही, कि मैं चाहता हूँ मर जाऊँ किसी की मोहब्बत में, इससे पहले कि तन्हाई ही मेरी जान हो जाए। क्या बात। और आखिरी शेर है इसका जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस मुद्दे को मैं हर जगह उठाता हूँ कि ये झगड़ा मेरे तुम्हारे का महज सियासत है,
ये झगड़ा मेरे तुम्हारे का महज सियासत है, मैं चाहता हूँ फिर से सबका हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है, और जोरदार तालियां बजाइए। और लास्ट में अच्छा, आप लोगों को अमर उजाला का द जेंजी शो कैसा लगा और यहाँ आके आप लोगों ने कैसा फील किया, क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का? एक्सपीरियंस था, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब मैं इतने अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म में आई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे को बहुत अच्छा ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अमर उजाला एंड थैंक मृत्युंजय यू, भाई। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, हर समय मैं कुछ सोचता ही रहता हूँ और मुझे लगता है कि कहाँ कह दूँ मैं ये। और सोशल मीडिया पे रील बनाना वो सब मुझे बहुत, क्योंकि उस पर बहुत कमेंट्स आते हैं लोगों के, फिर वो बॉदर करते हैं क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नहीं होंगे, राइट, और सब बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, तो आई अवॉइड अपलोडिंग एनीथिंग। Yeah, so today I will not see that. I will not see that. But most importantly for me it is like कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए, कुछ बातचीत हुई और easily I was able to express what I feel about it. It was a non-judgmental space. It was very non-biased. किसी तरफ नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। Thank you अक्षय, thank you अक्षय, Thank you everyone. दिव्यांश। सबसे पहले तो अमर उजाला को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमारी जनरेशन के लोगों को जोड़कर बात कर रहे हैं, और इस पर, और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो अमर उजाला के लिए ये कि सहन के पार होना चाहिए था, हमें एक दीवार होना चाहिए था, तुम्हें पता है मेरी सारी खामियां, तुम्हें मेरा मददगार होना चाहिए था। तो जेनजी, ये जो जनरेशन है उसको जोड़कर जो अमर उजाला का ये इनिशिएटिव है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और चौथा स्तंभ होने का जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। अब सवाल हमारे दर्शकों से है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? और आप लोगों ने इस पैनल डिस्कशन को भी सुना, सबकी बातों को सुना, उनसे आप कितना सहमत है और आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।